हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तुलसीदास एडू सैब यूट्यूब चैनल में। और मैं आज इस वीडियो सेशन में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझेंगे और यह चौथा वीडियो है। तो आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो पॉइंट है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएँ। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो भी घटनाएँ घटती हैं उसको बारीकी से समझेंगे। इससे पहले हम अपवर्तन के बारे में समझेंगे कि अपवर्तन किसे कहते हैं। समझते हैं अपवर्तन कहते किसे हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। जब एक प्रकाश की जब किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती हैं तो उसका जो पथ है क्या होता है, विचलित हो जाती है। यानी विचलित के मतलब होता है अपने स्थान से हटा हुआ, अपने स्थान से क्या होता है, हट जाता है। माध्यम जो हुआ तो वो जैसे कि दो सघन माध्यम एक विरल माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए जाए सघन माध्यम को कांच की भी मानते हैं और विरल माध्यम वायु को भी मानते हैं। तो जो प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, उसका जो स्थान है उसका पथ है वो विचलित हो जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। अब यहाँ इसके घटने वाली घटनाएं जो है, पहला है द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती हैं। आप फ्रेंड देखे होंगे कि कोई भी एक शीशा की वो ग्लास लें और उस ग्लास में पानी भरें और उस पानी में एक सीधी छड़ डालें तो आपको टेढ़ी दिखाई देगी। तो जो डूबी हुई जो सीधी छेड़ी हैं जब टेढ़ी दिखाई देती हैं, ऐसी घटना को हम परावर्तन के उदाहरण देंगे। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई किस कारण देती है तो आप इसका जवाब देंगे कि अपवर्तन के कारण। दूसरा पॉइंट को समझेंगे, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तारे रात में जब टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं यह घटना है अपवर्तन के कारण। यानी जो घटना होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। अगर आपसे कोई पूछा कि तारे रात में क्यों टिमटिमाई पड़ती हैं तो आप इसका आंसर देंगे कि अपवर्तन के कारण। तीसरा पॉइंट समझेंगे, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती हैं। तो यह भी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। चौथा पॉइंट समझेंगे, सूर्योदय से के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। जब आप देखेंगे फ्रेंड कि सूर्योदय जब होता है इससे पहले एवं सूर्यास्त होता है, इसके बाद भी सूर्य क्या होता है, दिखाई देता है। तो यह भी घटना अपवर्तन के कारण होता है। तो फ्रेंड अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य किस कारण दिखाई देता है तो आप इसका जवाब देंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब यहाँ पे इस पॉइंट को समझेंगे, आवर्धन किसे कहते हैं या फिर आवर्धन है क्या। तो यहाँ पे फ्रेंड इसे आवर्धन की परिभाषा इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आप अगर नहीं देखें तो आप इसे ज़रूर देखें। तो यहाँ पे इसकी फार्मूला दिए हैं कि आवर्धन की फार्मूला क्या है। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, जैसे किसी भी वस्तु की जो प्रतिबिंब बनता है इसकी लंबाई रखेंगे ऊपर बटे वस्तु की लंबाई, जो जितना वस्तु की लंबाई है उतना दे। जैसे कि हम समझें कि यह वस्तु है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यह इसकी प्रतिबिंब की लंबाई मान लेते 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी आवर्धन निकालना है तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब है वो लिखेंगे प्रतिबिंब, जैसे प्रतिबिंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर लिखेंगे बटे वस्तु की लंबाई 6 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 6 दूनी 12 यानी 2 सेंटीमीटर। तो ईच सेंटीमीटर कट गया तो बचेगा ओनली 2। ठीक है, तो आवर्धन कितना निकला, मेरा 2 निकला। तो एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे आप कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ओनली आवर्धन 2 होगा। ठीक है, और आवर्धन को m से सूचित करते हैं, m बराबर h2 बटे h1। यानी h2 हो गया मान ली हम प्रतिबिंब की लंबाई, अब बटे h1 मान लिए वस्तु की लंबाई। तो फ्रेंड फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को।
अब यहाँ पर हम समझेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कौन सी घटनाएं घटती हैं उसे हम बारीकी से समझेंगे। और इससे पहले हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में समझेंगे। तो समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या। एक प्रकाशीय परिघटना है। तो पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है एक किस प्रकार की घटना है, तो एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें प्रकाश किरण किसी माध्यम के तल पर ठीक ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। ठीक है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एक परिभाषा है, आप इसे नोट कर लेंगे। तो इसकी घटनाएं को हम देखते हैं। पहला घटना है जल में पड़ी हुई प्रखनली का चमकीली दिखाई देना। तो जल में कोई भी पड़ी हुई प्रखनली है, अगर वो चमकीली दिखाई देता है तो इसका कारण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो अगर कोई आपसे सवाल करे कि जल में पड़ी हुई प्रखनली का चमकीली दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, तो आप इसका जवाब देंगे कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा पॉइंट है कालिख से पुता हुआ गोला जल में चमकता है। तो यह भी घटना है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तीसरे पॉइंट को समझते हैं हीरे का चमकना। जब हीरा चमकता है वो भी हीरा का चमकना भी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर आपसे कोई सवाल करे कि हीरे का चमकना किस प्रकार की घटनाएं हैं या किस प्रकार की घटनाएं से वो चमकता है, तो आप इसका आंसर देंगे, जवाब देंगे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चौथा पॉइंट है रेगिस्तान में मरीचिका का चमकना। जब रेगिस्तान में देखे होंगे कि वाइट ऐसा रहता है तो इसको मरीचिका कहते हैं, और यह जो चमकता है वो किसके कारण, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि रेगिस्तान में मरीचिका का चमकना किस कारण चमकता है या इसकी क्या वजह है, तो आप बताएंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान का मतलब होता है फ्रेंड जहाँ पर सिर्फ ओनली बालू ही बालू, यानी वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं रहता है। चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए होना आवश्यक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होना आवश्यक है, तो यह है 2 पॉइंट। ठीक है, पहला प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। ठीक है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए होना 2 चीज आवश्यक है। पहला प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, और दूसरा आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो। ठीक है, तो आप ये दो जो है पॉइंट याद रखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या आवश्यक है। तो 2 चीज़ होना आवश्यक है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, आप इसे याद रखेंगे, और दूसरा आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट की और पॉइंट को समझते हैं। और यहाँ पे है लेंस, यानी लेंस किसे कहते हैं, तो 2 गोलीय पृष्ठों से घिरी हुई किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। ठीक है, यानी लेंस की परिभाषा इसकी पूरी डिटेल से मैंने इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखें तो आप उसे जरूर देखें, खाली से ओनली इसमें सिर्फ लेंस की परिभाषा दे दी है। तो 2 गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। और लेंस यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। ठीक है, तो लेंस 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अगला पॉइंट है फ्रेंड, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की और ही लेंस एवं फोकस के बीच बनता है। यानी अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वस्तु की ओर बनता है और लेंस एवं फोकस के बीच बनता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यह वस्तु की ओर बनता है और लेंस एवं फोकस के बीच बनता है। अगला जो पॉइंट है यह आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होता है। तो अवतल जो लेंस जो है जो प्रतिबिंब बनाता है यह आभासी बनाता है और सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि कौन सी लेंस
जो प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनाता है, तो यह बनाता है अवतल लेंस। ठीक है, और कौन सी लेंस है जो जिसकी जो प्रतिबिंब आभासी बनाता है, तो यह अवतल लेंस। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, यदि लेंस की फोकस f वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसे लेंस सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि यदि लेंस की फोकस, तो फोकस दूरी जो है उसको छोटी f से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी छोटी u से तथा प्रतिबिंब की दूरी v से। ठीक है, और 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, इसे लेंस सूत्र भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेंस सूत्र किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हर जो बोर्ड एग्जाम होता है हर वर्ष हमेशा यह पूछ लेता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट को और समझते हैं। अब यहाँ पे है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। फ्रेंड, आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत अनेक टीचर है ऐसे यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमको लगता है कम ही बताया होगा। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस यानी 1/f2। तो इसे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो 1/f है, यह संयुक्त लेंस की जब फोकस दूरी आपसे पूछे तो 1/f बराबर निकालेंगे। दूसरी संयुक्त के मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, जोड़ा लेंस की फोकस दूरी, तो 1/f1 यानी दूसरे पहले लेंस की फोकस दूरी प्लस 1/f2 यानी दूसरे लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, इस फॉर्मूला पे निकालेंगे तो आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी प्राप्त होगा। अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है लेंस की क्षमता। तो लेंस की फोकस दूरी f के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी लेंस की जो फोकस दूरी है, उस फोकस दूरी को अगर हम इसको व्युत्क्रम कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे तो क्या निकलेगा, लेंस की क्षमता निकलेगा। जैसे कि मान लिया जाए, अगर कहें कि लेंस की फोकस दूरी 2 है, इसकी क्षमता क्या है, तो इसकी व्युत्क्रम कर देंगे यानी 1/2। तो 1/2 मेरा निकल गया लेंस की क्षमता। ठीक है, तो लेंस की क्षमता को हम P से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी P बराबर 1/f। ठीक है, तो लेंस की क्षमता निकालना है तो लिखेंगे 1/, और जितनी फोकस की दूरी है इसके नीचे रख देंगे, तो लेंस की क्षमता निकल जाएगी। अगला पॉइंट है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, यानी जिसे डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान देंगे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और उसे डी से सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो धनात्मक होता है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। फ्रेंड, अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है, और यह कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक बनाता है यानी रियल बनाता है और उल्टा बनाता है। तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, या तो आप बताएंगे, इसका जवाब देंगे कि रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और यह कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक और उल्टा बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आंख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। तो आंख का जो रंग है वो किस पर निर्भर करेगा, तो आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है
आइरिस में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। तो पुतली किसे कहते हैं? तो पुतली कहते हैं आइरिस के में एक छिद्र होता है, उस छिद्र को पुतली कहते हैं। अब पुतली प्रकाश में स्वतः छोटी एवं अंधकार में बड़ी हो जाती है। तो आप फ्रेंड देखे होंगे, जब आप छोटे प्रकाश में यानी कम प्रकाश में आप जाएंगे तो आपकी पुतली क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ठीक है, पुतली जब प्रकाश में अधिक प्रकाश में अगर आप जाएंगे तो क्या होगा? आपकी पुतली छोटी हो जाएगी। और कम प्रकाश में आप अगर जाएंगे तो आपकी पुतली क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, पुतली प्रकाश में स्वतः छोटी होती हैं और एवं अंधकार में बड़ी हो जाती हैं। तो आप अगर तेज प्रकाश में यानी बहुत सारे प्रकाश में जाएंगे तो आपकी पुतली जो है वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाती है। और अंधकार में जाएंगे तो आपकी जो पुतली है बड़ी हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट को की ओर और नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। जलीय द्रव्य ही आंसू के रूप में निकलता है या नमकीन होता है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जलीय जो द्रव्य है ही आंसू के रूप में निकलता है। जो आंसू के रूप में जो जल निकलता है वो जलीय द्रव्य है। ठीक है, सही बात है। और यह नमकीन होता है। तो अगर फ्रेंड आपसे अगर कोई सवाल करे कि आंसू से जो द्रव निकलता है वो इसकी स्वाद कैसी होती है, तो आप बताएंगे नमकीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो फ्रेंड अगर किसी भी वस्तु को अगर हमको स्पष्ट रूप से देखना हो या उसे स्पष्ट रूप से देख पाएंगे तो इसकी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। अगर इससे अधिक होगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वर्णदता यानी कलर ब्लाइंडनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस दोष वाले नेत्र किसी रंग विशेष के लिए संवेदनहीन होते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अगर कलर ब्लाइंडनेस हो, सिर्फ ग्रसित हो, तो यह क्या करेगा? कोई भी रंग विशेष के लिए संवेदनहीन होते हैं, यानी इसे क्या कर सकते हैं? संवेदन नहीं कर सकते हैं। और यह रेटिना की संकवाकार कोशिकाओं के विभिन्न दोषों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कलर जो ब्लाइंडनेस है किस पर निर्भर करेगा? तो यह करता है रेटिना की संकवाकार कोशिकाओं के विभिन्न दोषों पर। और यह एक आनुवांशिक बीमारी है। और कलर ब्लाइंडनेस जो है किस प्रकार की बीमारी है? यह एक आनुवांशिक बीमारी है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसके बाद है जिसका अभी तक इलाज संभव नहीं हुआ है। इसका इलाज ही नहीं हुआ है, यानी इलाज ही संभव नहीं हो पाया है, इसकी इलाज ही नहीं होता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कलर ब्लाइंडनेस से अगर ग्रसित हो तो उसके कौन से रंग पहचान नहीं कर पाएगी, तो यह करेगा लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाएगी। तो फ्रेंड अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित हो तो उसे कौन सी रंग की पहचान नहीं हो पाएगी, तो लाल एवं हरा। इस पॉइंट को याद रखेंगे। फ्रेंड मैंने जितने भी प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के पॉइंट्स बताए वो शायद आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के। तब तक के लिए थैंक यू।